ओके जी। अच्छा, ये बेटा ये डॉक्यूमेंट है, ये कोई आज से 5 साल पहले कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में बनाया था। कुछ रूल्स जो आप याद रखें रेप्लिकेशन के हवाले से। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो रूल्स क्या हैं, रूल ध्यान में रखें कि ईच न्यूक्लियोटाइड अकेला हो या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का हिस्सा हो, उसके दो एंड्स हुआ करते हैं। कौन से दो एंड होंगे? वन इज कॉल्ड 5 प्राइम, जहाँ पे फॉस्फेट मौजूद होता है, और दूसरा एंड 3 एंड कहलाएगा, जहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल आपको अटैच नजर आएगा। ठीक है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड लें, उसके अंदर भी उसके दो एंड्स कहलाते हैं। एक 5 एंड जिस पर फॉस्फेट, दूसरा एंड 3 जिस पर हाइड्रोक्सिल। चलें, सिंगल को तो हम पहले भी बात कर चुके, पहचान सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हो कंडीशन कि ये अटैच फॉर्म में हो, तो फिर हम कैसे उसको लेंगे? तो ये आपके सामने एक चेन है, चंद न्यूक्लियोटाइड्स उसके लिए है। यानी ये है थाइमीन, यानी नाइट्रोजनस बेस। ये अटैच है इस शुगर के साथ पोजीशन 1 पर, और इसी शुगर के 5 एंड पर, ये 5 प्राइम के ऊपर अटैच है फॉस्फेट। ठीक हो गया। यानी इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। तो इसके इस 5 एंड पर हमें नजर आ रहा है फॉस्फेट, समझ गए? और इसी न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड पर, ये जिसको मैंने एनसर्कल किया, ये है एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट। इसका 3 एंड कौन सा है? इसका 3 एंड है, सॉरी, ये इसका 3 एंड है ये। ठीक है, इसके 3 एंड पर यहां हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे था हाइड्रोक्सिल इस पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन जब ये बाउंड हुआ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो उस हाइड्रोक्सिल की ज्वाइनिंग हो गई और नतीजे में यहाँ से पानी रिमूव हुआ। अलबत्ता यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यानी इसका जो 3 एंड कहलाएगा, ये हाइड्रोक्सिल एंड ये 3 एंड है। ठीक है, यानी पूरी चेन में से अगर एक न्यूक्लियोटाइड को निकालें तो उसके दो एंड्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाइन के अंदर कई लोग खड़े हों कांधे से कांधा जोड़कर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक कोने पर एक शख्स का दाया कंधा जो है वो ओपन होगा, दूसरे किनारे पर बायां कंधा आपको नजर आएगा, यानी लेफ्ट और राइट, ऐसे ही होगा जी। यानी मैं ये जी कहूँ कि सर। ये है एक पर्सन, ये है दूसरा पर्सन, ये है तीसरा पर्सन, सपोज हम सिर्फ 3 पर्सन ले लें, तो ये तीन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन इनके अंदर अब इसका ये अगर लेफ्ट है, ठीक है, अच्छा इसको, इसका ये, सॉरी, ये इसका राइट है, यानी मुंह इस तरफ है तो ये राइट हुआ। तो इधर जो होगा वो होगा लेफ्ट ओपन। ठीक हो गया। लेकिन इस पहले का ये राइट था, तो इसका लेफ्ट भी तो होगा ना। इसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, और इसका जो लेफ्ट है अगले के राइट के साथ होगा, इसका लेफ्ट अगले के राइट के साथ होगा, और इसका लेफ्ट ओपन है, समझ गए? यानी इनमें से किसी के भी लेफ्ट और राइट एंड्स मौजूद हैं। कहने का मतलब फकत इतना है। तो इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड लें तो इसका 5 एंड और 3 एंड मौजूद हैं। ठीक हो गया। दूसरे को ले लें, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसको मैंने ये एनसर्कल कर रहा हूँ,
तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका भी ये 5 एंड और इसका ये 3 एंड। ठीक हो गया बेटा। तो अगर इसको ब्रीफ करके लिखें तो ये 5 एंड था एक का, ये इसके 3 एंड जो आप देख रहे हैं, इसके 3 एंड पर दूसरे का 5 एंड अटैच है, और दूसरे का 3 एंड ये है। दूसरे के 3 के साथ तीसरे का 5 एंड अटैच है, और तीसरे के 3 एंड के साथ चौथे का 5 एंड है। समझ गए? जिस तरह कह लें कि एक का दायां कंधा तो दूसरे का बायां, दूसरे का बायां। समझ गए? ये कंडीशन है। एक तो ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? नो थ्री सर। एंड 5 एंड। असल में आगे चलकर हमने रेप्लिकेशन में बार बार 3 एंड और 5 एंड की बात करनी है, इसलिए ये जहन में बिठा लें। ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक। ये इसका 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल हुआ करता है, 5 एंड पर फॉस्फेट होता है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन कैसे होंगे? असूल: A new nucleotide always joins at the free 3 hydroxyl end of already present nucleotide with its 5 prime end। क्या मतलब? यहाँ पे अगर हम चैप्टर में जाएं तो इस चैप्टर में पीछे जहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, वहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये जी बेटा, ये नजर आ रहा है, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है ऊपर, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और ये है दूसरा नीचे। इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान ये एक का 3 एंड है, और ये दूसरे का 5 कार्बन है जिसको मैंने अनसर्कल किया। ठीक हो गया। तो ये एक का 3 एंड और दूसरे का 5 एंड आपस में ज्वाइन हुए हैं, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऊपर वाला अटैच हुआ है नीचे वाले के साथ, या नीचे वाला ऊपर वाले के साथ अटैच हुआ है? जी, सर नीचे वाला ऊपर वाले के साथ हुआ अटैच। नीचे वाला ऊपर वाले के साथ हुआ है। ठीक है। दरअसल जो हम लेते हैं 5 2 3 एंड 5 प्राइम, ये ऊपर वाला। ठीक है। तो जो एक्सटेंशन होती है, जो इलोंगेशन होती है, जो चेन आगे बनती है, तो हमेशा वो 5 2 3 एंड ग्रो करती है। ठीक है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमेशा 5 2 3 डायरेक्शन में बनाता है। इसको आप यूं याद रख सकते हैं, और ये हकीकत है कि जिस तरह हम याद रखते हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश आपने किधर से किधर लिखनी है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही है ना? और जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी उसको लेफ्ट टू राइट, लेकिन उर्दू लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट, और पढ़ेंगे भी राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया। डीएनए भी बाकायदा लैंग्वेज कहलाती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। ठीक है। डीएनए भी लैंग्वेज है। डीएनए दरअसल लैंग्वेज है, मॉलिक्यूल ये लैंग्वेज है, ये तहरीर है। जिस तरह किसी तहरीर का एक असूल होता है किसी भी लैंग्वेज में कि वो दाएं से बाएं लिखी जाएगी या बाएं से दाएं लिखी जाएगी, इसी तरह डीएनए का भी असूल है कि ये नेचर इस डीएनए के मॉलिक्यूल को लिखती है, मतलब बनाती है 5 2 3 डायरेक्शन में। ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम इसको 5 2 3 में ही पढ़ते हैं। इसीलिए हमने जो शुरू में बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम उसे किस डायरेक्शन में पढ़ रहे थे? जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए को सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर किधर से किधर लेंगे? सर फाइव फाइव टू फाइव थ्री 5 2 3। उसकी वजह यही है 5 2 3 पढ़ने की, कि ये लिखी 5 2 3 डायरेक्शन में जाती है। आप समझ गए?
यानी डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड के साथ नए न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड। ठीक हो गया। और फिर इस नए न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड फिर अवेलेबल होगा अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए। तो in this way, the chain grows in 5 to 3 direction and successive nucleotide keep providing 3 end। यानी पांचवा जो 5 एंड था वो तो अटैच हो गया, और 3 फिर अवेलेबल होगा फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। अच्छा आगे चलें। It is the condition for DNA polymerase that they can bind new nucleotide to 3 hydroxyl end of already present nucleotide। अब ये दूसरी शर्त है, ये दूसरी शर्त है जिसको अगर बुक में हम देखें तो बुक में भी इसी तरह डिस्क्राइब, ताकि आपको याद रहे कि बुक में ये बात कहाँ है। अच्छा, एक तो ये आ गया पहली शर्त कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द चेन, सॉरी ये दूसरी शर्त है जो, और पहली शर्त ये थी यहाँ पर कि ये 3 एंड के ऊपर 3 एंड, अनदर फीचर ऑफ डीएनए, ये है 3 एंड वाली बात। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पहला न्यूक्लियोटाइड ही ना हो तो फिर क्या करेंगे। हमने ये कहा ना कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड करेगा पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट। जी फॉलो कर रहे हैं बात, पहले से मौजूद हो 3 एंड, फिर ये उसके 3 के साथ नए न्यूक्लियोटाइड का 5 अटैच कर देगा। इट मीन्स दे कैन नॉट पोलिमराइज डीनोवो। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज एक तो ऐड करता है 3 एंड से, 3 के साथ अटैच करता है नए न्यूक्लियोटाइड का 5, और इस तरह एक्सटेंशन होती है 5 to 3। दूसरी ये है कि इसको पहले 3 एंड चाहिए। अब अगर पहले कोई 3 एंड मौजूद ही ना हो तो फिर क्या होगा। क्या ये पहला न्यूक्लियोटाइड खुद लेकर उसके साथ दूसरा ज्वाइन कर सकता है या नहीं। जी, शर्त यह है कि पहले ऑलरेडी मौजूद हो। तो जब कोई मौजूद ही ना हो तो क्या ये पहला न्यूक्लियोटाइड खुद ही पकड़ेगा और फिर दूसरा जोड़ देगा। नो सर। नो, सही। डी नोवो का मतलब है जीरो से स्टार्ट लेना। अगर बाकी किसी को समझ नहीं आई तो मिसाल से जरा समझ लें। अगर हम ये कहें कि हमने एक दीवार उठानी है 10 मीटर बुलंद या 10 फीट बुलंद, ठीक है, और आप मिस्त्री को कहते हैं कि जनाब ये 10 फुट की दीवार खड़ी करते, ईंटें उसको दे देते हैं, और वो ये कहता है कि जनाब मेरी एक शर्त है। आप कहें क्या। वो कहे कि जनाब जो सबसे नीचे वाली पहली लाइन है ना ईंटों की, पहला रद्दा जिसे कहते हैं बुनियाद, वो आप रखें। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी जितनी टीयर्स हैं वो मैं रख के, आप 10 फुट कहते हैं मैं 100 फुट पर ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन पहली लाइन पहली ईंट आप खुद रखें। बात समझ रहे हैं। यानी वो यस सर। एक्सटेंड करने को तो तैयार है लेकिन स्टार्ट करने को तैयार नहीं है। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं। जी डिनोवो सर। स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट। डिनोवो स्टार्ट ये होता है कि पहली ईंट भी वो खुद रखे, और उसके बाद फिर ऊपर दूसरी तीसरी चौथी, ऊपर दीवार को ऊपर बिल्ड करता जाए। लेकिन अगर वो ये शर्त लगा दे कि जनाब पहली रद्दा आप रखें, उसके बाद दूसरी, मैं तो सिर्फ एक्सटेंड कर सकता हूँ, डी नोवो स्टार्ट लेना मेरा काम नहीं है, तो यही शर्त डीएनए पॉलीमरेज 3 की है। ये बेटा मिसाल समझे हैं। जी सर। बड़ी हल्की सी जी की आवाज आई है, लगता है कि समझ नहीं आई बात। रिपीट करना है तो बता दें। जी सर, आ गई है समझ। आ गए, चले खैर रिपीट
मैं नहीं करता इसको, आप वीडियो को शेयर करूंगा, उसको रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन अभी क्योंकि आगे समझाने के लिए अभी समझना जरूरी है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा 3 एंड पर, और ये 3 एंड पहले से होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है। इसके मुकाबले में आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो डी नोवो स्टार्ट ले सकते हैं। यानी आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में आरएनए पॉलीमरेज पहली ईंट भी खुद रख सकता है, यानी पहला न्यूक्लियोटाइड भी खुद लेगा, और फिर दूसरा तीसरा भी उसके साथ लगाता चला जाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं प्राइमेज। ठीक है, ये आगे आएगा इसका तस्करा। तो अब ये मेक क्लियर दैट 3 हाइड्रोक्सिल एंड मे बी इधर राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज की शर्त ये है कि पहले उसे 3 एंड दिया जाए, पहले ईंट रखें। ठीक है, 3 एंड उसको अवेलेबल हो। अब वो 3 एंड चाहे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का हो, चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड का, उसे कोई गर्ज नहीं। ये शर्त नहीं है कि कौन सा हो, उसे ये शर्त है कि 3 एंड होना चाहिए। जो डीऑक्सी राइबो शुगर है उसमें भी 3 एंड पे हाइड्रोक्सिल होता है, जो राइबोस शुगर है उसमें भी 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल होता है। ये पॉइंट जरा जहन में रखिएगा जब आएगा डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वहां पर ये बात हम दोबारा रिपीट करेंगे, वहां पर एक पॉइंट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो डीएनए पॉलीमरेज की शर्त ये है कि उसे 3 हाइड्रोक्सिल एंड चाहिए, भले वो 3 हाइड्रोक्सिल एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का हो या राइबोन्यूक्लियोटाइड का हो। अच्छा, आगे चलें। ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया है कि हाइड्रो ये सॉरी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास, ये तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको मैं ये एनसर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ये है टेम्पलेट, यानी पेरेंट जिसे कह लें, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पेरेंट के साथ एक नया स्ट्रैंड बनेगा सेमी कंजर्वेटिव में। उस नए स्ट्रैंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये डिसाइड होगा पेरेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। कौन से होंगे ये भी पेरेंट डिसाइड करेगा। यानी पेरेंट कैसे डिसाइड करेगा, यानी पेरेंट के अंदर, अच्छा ये मैंने इसको एनसर्कल जरा थोड़ा गलत कर दिया। ये है, सॉरी यहाँ से, अब ये दो डायग्राम है आगे उससे। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ठीक हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड यूनिट के अपोजिट नई चेन जो बनेगी, इस नई चेन में कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, ये डिसाइड होगा यहाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज द, जी कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, सी। सी, साइटोसिन। तो इसके अपोजिट ज्वाइन होगा जी, तो जी न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होगा, और बल्कि ये ऑलरेडी अटैच है, यानी पहले से मौजूद, एक हो चुका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आगे बॉन्ड बनने की। तो इसके जो 3 एंड है, ये 3 इसका एंड है, ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो सी के साथ जी अटैच है। अब इसके साथ जो अगला न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ नया न्यूक्लियोटाइड ये जी है, तो सी नाइट्रोजनस बेस वाला अटैच होगा, और इस सी का ये 5 एंड जिस पे 3 फॉस्फेट मौजूद थे, यानी ये मॉलिक्यूल है सी टी पी का। ठीक है, ये है सी टी पी का मॉलिक्यूल। इस सी टी पी के मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट हैं, लेकिन ये 3 फॉस्फेट इस पॉलीमर का हिस्सा नहीं बनते। होता ये है कि इन 3 फॉस्फेट में से, यहाँ देखें ये आगे एरो बता रहा है कि आगे रिएक्शन क्या हुआ, कि 2 फॉस्फेट, यानी ये जो फॉस्फेट है टर्मिनल वाले, तीसरा और दूसरा, ये ब्रेक हो जाते हैं, और सिर्फ एक फॉस्फेट यहाँ पे आपको ज्वाइन होता नजर आएगा। यानी ये जो फॉस्फेट है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है,
इस हाइड्रोक्सिल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, और ऑटोमेटिकली ये कह लें कि ये बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये था पहले से मौजूद का 3 कार्बन 3 एंड, और ये था 5 कार्बन ऑफ न्यू, या जो नया ऐड हुआ है उसकी कार्बन। और इनके दरमियान ये फॉस्फेट, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। इस डाई एस्टर में यहाँ पर सी, फिर ये ओ, ये फिर पी, एक एस्टर, और फिर पी ओ सी, ये दूसरा एस्टर। तो फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज इस तरह से बनेगा। तो न्यूली एड न्यूक्लियोटाइड पहले से मौजूद के 3 एंड के साथ ज्वाइन होगा, और इस नए ऐड होने वाले का हाइड्रोक्सिल एंड फिर अवेलेबल होगा, ताकि इससे आगे नया न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो सके। यानी अब जो नया न्यूक्लियोटाइड होगा वो इसके इधर इस 3 एंड पे ऐड होगा, और उसका अपना 3 एंड भी अवेलेबल होगा फर्दर एक्सटेंशन के लिए। जी बेटा, यहाँ तक कोई बात? नो सर। ओके। अच्छा जी, ये हो गए न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। 3 फॉस्फेट ये मैंने बात कर ली। डीएनए आरएनए सब में 3 एटीपी, जीटीपी, सीटीपी या डीएटीपी ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब ये चेन का हिस्सा बनते हैं तो इनके 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, और सिंगल फॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट चेन का हिस्सा बना करते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये टेम्पलेट बेस्ड है। यानी टेम्पलेट बताता है कि नया स्ट्रैंड कितनी तादाद उसमें न्यूक्लियोटाइड की होगी, और कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मतलब कि अगर पेरेंट के अंदर ए है, तो न्यू जो डॉटर उसके सामने बनेगा नया स्ट्रैंड, उसके अंदर ए के सामने टी और जी के सामने सी होगा। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अनलाइक आरएनए पॉलीमरेज एक और एबिलिटी रखता है, और वो है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग की और उसे करेक्ट करने की। अभी मैंने कुछ देर पहले ये बात की थी, बल्कि शायद पिछले उसमें, कि डीएनए पॉलीमरेज बड़ी तेजी सी के साथ इन दानों को, इन यूनिट्स को पिरोता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। और स्पीड कितनी थी जो अभी हमने पढ़ी? डीएनए पॉलीमरेज हाँ, 3 जी जी, 1000 टाइम्स पर सेकंड। 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। एक सेकंड में 1000, और 1 मिनट में तो 60,000 हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में मैंने कहा था गलती भी हो सकती है। तो अब गलती अगर हो जाए डीएनए में, मिसमैच हो जाए, यानी पेरेंट जो स्ट्रैंड था उसमें था ए, तो अपोजिट लगना था टी, और ये तेजी के साथ जब करेगा कॉपी, तो ये टी की बजाय सी लगा जाए, क्योंकि टी और सी दोनों क्या हैं, स्मॉल हैं, एक जैसे हैं, सिंगल रिंग वाले। तो गलती हो सकती है। अब अगर गलती हो जाएगी तो इसे कहेंगे ये तो म्यूटेशन हो गई। जी, म्यूटेशन हो गई ना। यस अब सर। म्यूटेशन हो गई तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अगर आप पी यू टी पुट से यू की जगह ए लगा दें तो क्या बनेगा? पैट। यस सर। पुट और पैट में तो मीनिंग बदल जाएंगे ना। तो ये तो मीनिंग बदल गए। ये तो तहरीर है, तहरीर में तहरीफ हो गई, म्यूटेशन हो गई। इसलिए नेचर ने उसके अंदर एबिलिटी रखी है प्रूफ रीडिंग की। ये जब अटैच करता है तो बड़ी तेजी के साथ मुड़कर देखता भी है कि क्या मैंने सही पेयरिंग की। और अगर पेयरिंग सही नहीं हुई तो ये वापस पलटकर उस गलत अटैच होने वाले न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, और अपनी गलती दुरुस्त करके फिर आगे चलता है। समझ गए? ये है इसकी प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी, ताकि डीएनए में कोई चेंज ना आए। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज भी बड़ी तेजी के साथ चेन बनाता है, लेकिन वो प्रूफ रीडिंग नहीं करता। ठीक है, वो प्रूफ रीडिंग करता तो क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल ने कुछ देर बाद वैसे ही खत्म हो जाना है। डीएनए ने तो रहना है बाकी, डीएनए ने तो कमांड करना है। तो आरएनए में गलती हो जाए, हो सकती है, तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होती।
डीएनए में चेंज आ गया तो वो नस्लों तक, नस्ल दर नस्ल डीएनए की आगे कॉपी ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट क्या है जी जनाब के इन 5 to 3 डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज को हम जो कह रहे थे कि जनाब इसने शर्त लगाई है कि मैं 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करूंगा। तो इस शर्त की वजह दरअसल ये है कि 5 to 3 में ये पॉलीमरेज का काम करता है, और 3 to 5 यानी बैक चलें, उल्टे कदमों चलें, तो उल्टे कदमों चलने पर ये पॉलीमरेज का काम नहीं करता, बल्कि जी क्या लिखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज कहते हैं वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर दे। यानी पॉलीमरेज तो है जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा। इसको यूं भी कह सकते हैं फास्फोडाइएस्टरेज, यानी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा था। अगर हम वापस इस डायग्राम में आए तो यहाँ पर ये कैसे लिंक कर रहा था, ये लिंक कर रहा था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर। तो ये एक्टिविटी थी पॉलीमराइजेशन की। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये फास्फोडाइएस्ट्रेज की एक्टिविटी या न्यूक्लियस की एक्टिविटी कहलाएगी। समझ गए। तो दरअसल ये 5 to 3 में पॉलीमराइजेशन करता है, और उल्टे कदमों चले तो जैसे मैंने कहा कि ये पलट के देखता भी है कि गलती तो नहीं हो गई, और गलती हो गई तो फिर ये जिसे कहते हैं उल्टे कदमों, एक कदम पीछे जाएगा, उसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के लिए इसने बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने की एक्टिविटी न्यूक्लियस या फास्फोडाइएस्ट्रेज की एक्टिविटी है। तो एक ही एंजाइम बहुत सारे काम कर रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं। एक ही एंजाइम कैटालाइज कई कामों को कर रहा है। तो ऐसे एंजाइम कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम या एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कि वैसे तो आमतौर पे हम कहते हैं एक एंजाइम एक काम करता है, एक चीज को कैटालाइज करता है, लेकिन एक ही एंजाइम कई कामों को भी कैटालाइज कर सकता है। समझ गए बेटा। अच्छा, ये तो था डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ रूल्स जो आपने जहन में रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अब ये रूल्स अगर आप समझ गए हैं तो अब आगे ज़रा, अब रेप्लिकेशन की तरफ हम आ जाते हैं, जो प्रोसेस है। अच्छा जी, हमारे पास 10 मिनट हैं। हम देखते हैं कि कहाँ तक कवर करेंगे। जहाँ तक हो गया ठीक, बाकी हम इंशाल्लाह उसको कल कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अभी भी चश्मान बीबी क्लास में एंटर हो रही है। बेटा कहाँ थी। ये लेट कमर्स ऑनलाइन भी होते हैं। अच्छा जी, डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। डीएनए का पेरेंट मॉलिक्यूल, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, और दोनों के साथ दो नए स्ट्रैंड बनते हैं। यहाँ पे दोनों नए स्ट्रैंड, जिनको यहाँ पे शो कर दिया हमने गोल्डन या येलो कलर के साथ। और इस तरह डीएनए के ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, दो डीएनए मॉलिक्यूल, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल, दो इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, बिकॉज इट इज रिप्रोडक्शन पैर। तो ये दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल पैदा हुए, इनके अंदर एक स्ट्रैंड, ये ब्लू यहाँ पर देखें तो ब्लू पेरेंटल है, और दोनों के साथ हमने बना दिया कि ये दो नए स्ट्रैंड। खैर, तो सेमी कंजर्वेटिव मैनर इसको कहा जाता है। सेमी कंजर्वेटिव मैनर में मेसेल्सन स्टाल ने प्रूव किया कि रेप्लिकेशन होती है। इस रेप्लिकेशन को अगर हम बुक के अंदर भी, ये बुक ही की लाइंस हैं बेटा जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। वॉटसन क्रिक मॉडल इमीडिएटली सजेस्टेड दैट द बेसिस फॉर कॉपीइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये मैं कह लेंगे आपको दिखा दूं साथ के साथ। जी, ये है ये पैराग्राफ कि वॉटसन क्रिक मॉडल इमीडिएटली सजेस्टेड दैट द बेसिस फॉर कॉपीइंग। तो मैं ये इसी तहरीर को यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो वॉटसन क्रिक ने बेसिस फॉर कॉपीइंग क्या बयान की, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बुनियाद पर कॉपी होगी।
अब कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बुनियाद पर ये आगे जो मिसाल है ये भी बुक में दी है कि इफ वन वर टू अनजिप द मॉलिक्यूल, यूं समझ लें कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये एक जिप है, ये आपके सामने जिप, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है पेरेंट डीएनए का डुप्लेक्स, जिसके अंदर दो लाइंस हमें नजर आ रही हैं, एक इधर और एक इधर। ये दो यूनिट्स आपस में ज्वाइन है। तो डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ज्वाइन है। तो यूं समझ लें कि एक तरह से ये जिपर की तरह से है, कि ये जिपर शो किया और ये अनजिपिंग हो गई, ये दोनों चेन्स अलग अलग हो गई। जी बेटा, यहां तक समझ गए? यस सर। ओके, अब इन्हीं दोनों चेन के साथ अगर हम एक से दो चेन बनाना चाहें, तो ये जो स्ट्रैंड अलग हुआ है इसके साथ ये नया स्ट्रैंड इधर बन रहा है, ठीक है। यानी एक और जिप तैयार हो गई। तो अब ये जिप दूसरी तरफ कौन से कह लें कि चेन लगे, पार्ट लगेगा जो इसके साथ मैच करेगा, ऐसे ही होगा ना, कि ये जो यूनिट्स हमें नजर आ रहे हैं ये इनके साथ मैच करेंगे तो आपस में ज्वाइन होंगे, और ये जिप इधर से बंद हो जाएगी। और इसी तरह ये जो साइड इसकी खुली, इसको इधर ले जाएं तो ये भी डबल हो गई। ये डबल कैसे हुई? कि इसके साथ भी एक नया पार्ट ज्वाइन हो गया, ये जिपिंग हो गई विद न्यू यूनिट्स। बात समझ गए? तो यहाँ पे सिंपली जो बुक ने स्टेटमेंट दी है वो ये कहती है कि डीएनए कॉम्प्लीमेंटेरिटी को अगर लेना, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी सिर्फ इतनी है कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल एक तरह से जिपर है, इसको अनजिप करें, दोनों साइड अलग अलग हो गई। और जब अलग हो गई तो टू फॉर्म टू डॉटर कॉम्प्लेक्सेस विद द सेम सीक्वेंस, तो सेम सीक्वेंस के साथ दो डॉटर डीएनए बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होगा? one would need only to assemble the appropriate complementary nucleotide। सिर्फ जरूरत यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री को हम हमने जिप क्योंकि बात की थी बुक ने, जिपर आपको दिखा दिया। अब ये समझ लें ये है पेरेंट जिप डीएनए की, ये उसकी एक साइड और ये उसकी दूसरी साइड, ठीक है। अब ये जो हमें नजर आ रहा है इसको जरा समझ लें, ये क्या है? ये है एक यूनिट, और ये है दरअसल जीटीपी। जीटीपी, ठीक हो गया। ये है दूसरा यूनिट जो है टीटीपी, और ये भी टीटीपी का यूनिट है। जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि जब ये इसका पार्ट बनते हैं तो फिर इनके दो फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और ये एक ही इस्तेमाल में आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था जिपर, ये खुल गया। डीएनए पॉलीमरेज जब काम करेगा तो ये हो गई अनजिपिंग ऑफ डुप्लेक्स। इस जिपर का एक साइड अलग हो गई, ये दूसरी साइड नीचे ब्लू कलर में। अब इस जिप के साथ दो नई जिपें बननी है, तो कैसे बनेंगी? बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस चेन को फॉलो करें तो इधर है ए, तो इसके साथ अटैच हुआ, जी कौन सा अटैच हुआ? टी। टी, ये टी नजर आ रहा है। और नेक्स्ट टी है तो उसके साथ ए, एक अगला जी साथ है तो उसके साथ सी, सी। सी के साथ जी, सी के साथ फिर जी, फिर टी के साथ ए। ये है कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का असूल, ए विल पेयर विद टी, सी जी के साथ, जी सी के साथ, ये तो बात हो गई। अलबत्ता एक और चीज जो नोट करने की है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे देखें इसका ये कौन सा एंड होगा? ये है 3 एंड, और इस न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड ये वाला है ना, ये 5 एंड है, ये 3 और ये 5। तो इसके जो अपोजिट है, क्या नजर आ रहा है? इसके अपोजिट जो है उसका ये 5 इधर है और 3 एंड ये वाला है। जी बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यानी एंटी पैरेलल, एक 5 to 3 में है तो दूसरा 3 to 5 में है।
तो एक जिप खुली और उसकी एक साइड के साथ नया पार्ट तैयार हो गया। दूसरी साइड पे देखें तो जो दूसरा पार्ट था वहां भी ऐसा ही हुआ कि दूसरी के साथ भी नए न्यूक्लियोटाइड यूनिट ज्वाइन हो गए कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बेसिस पर। और इस तरह ये दो चेन बन गई, दो जिप्स तैयार हो गई। ठीक हो गया। अलबत्ता दोनों, जैसे अभी बात की वाटसन एंड क्रिक के भी बिहाफ पर, कि सेम सीक्वेंस के साथ दो प्रोड्यूस हों, तो सेम सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम कंपेयर करें इस ऊपर वाले डुप्लेक्स को, जिसको मैंने एनसर्कल किया है, इधर नीचे वाले पार्ट के साथ, नीचे वाले पार्ट के साथ, तो आपको क्या नजर आएगा कि इन दोनों पार्ट्स को जरा आप रीड करेंगे तो दे हैव द सेम सीक्वेंस। दे हैव द सेम सीक्वेंस। ये कंप्लीमेंटेरिटी है जिसके नतीजे में एक पेरेंट डीएनए की एग्जैक्टली सेम, जिसे रेप्लिका कहते हैं, सेम कॉपीज तैयार हुई। यानी ऊपर अगर हम देखें, यानी इस स्ट्रैंड को देख लें कि, यानी ब्लू को ही देख लें, तो ये है ATGC CT। मैं 3 to 5 पढ़ रहा हूँ, गलत है लेकिन हम यहाँ पे देखें तो नीचे इसी के साथ यहाँ पे देखें, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ पे ATGC CT, इट इज द सेम। ऊपर भी ATGC CCT, ये भी ATGC। और इसके अपोजिट जाएंगे तो अपोजिट पे TACGGA, और यहाँ पे भी TACCG। ठीक है बेटा, ये आखिरी मिनट है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने बात कर ली, तो ये शेयर करूंगा, इसको ज़रा फिर देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम बात करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन? चंद सेकंड आपके पास है। नो सर जो सर। एक नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, जी। एक नॉन डिवाइडिंग सेल में डीएनए का कौन सा लेवल होता है? सेकेंडरी लेवल होता है या टर्शरी नॉन लेवल पे होता है डिवाइडिंग के डीएनए? अंदर डीएनए जो है वो टर्शरी में मौजूद होता है। जी सर, न्यूक्लियो ओके। हिस्टोन, हिस्टोन के साथ रैप अप होता है, जो हमने बात की थी वहां पे पीछे बुक के अंदर। ये लेवल होता है बेटा, ये जो नजर आ रहा है।